नमस्कार प्यारे बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ जिसका नाम है पत्र लेखन। तो बच्चों, पत्र लेखन का कितना महत्व है, आज के दौर में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल हम व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन, मैसेज द्वारा जो है अपने संदेश इधर से उधर भेज देते हैं, परंतु पत्र आज भी अपनी उपयोगिता और महत्व रखते हैं। क्योंकि जितने सरकारी कामकाज हैं, हमें स्कूल में जितने पत्र लिखने पड़ते हैं, अधिकारियों को जितने पत्र लिखने पड़ते हैं, तो लगभग सारा सरकारी कार्य और हमारा दैनिक व्यवहार जो है वो पत्रों के माध्यम से ही चलता है। तो देखिए, पत्र कहते किसे हैं? एक परिभाषा छोटी सी मैंने यहाँ लिखी है, किसी समाचार, जानकारी अथवा हाल चाल का लिखित रूप में आदान प्रदान करना पत्र लेखन कहलाता है। यानी कि हम अपना हाल किसी को बोलकर कह देते हैं, वो तो बातचीत हो गई। लिखकर कहते हैं तो वो क्या हो गया? पत्र। जैसे पिताजी का हाल पूछने के लिए पत्र, आपका दोस्त प्रथम आया है कक्षा में, उसको बधाई देने के लिए पत्र। यानी कि आप जो भी समाचार, जो भी जानकारी शेयर करते हैं लिखित रूप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, किसी अधिकारी के साथ, जो भी आप उनको ब्यौरा देते हैं, जो भी डाटा हम लिख कर देते हैं, वो क्या होता है? पत्र लेखन। और कितने प्रकार का होता है? देखिए, 3 प्रकार के पत्र हमारे पास होते हैं: व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र और व्यापारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें औपचारिकताओं का पालन नहीं किया जाता। व्यक्तिगत पत्र किससे लिखा जाता है? परिवार के सदस्यों को, आप अपने बड़े भाई को, माता को, पिता को, चाचा को, दादा को, दादी को, तो इनको पत्र लिख सकते हैं। या किसी अपने मित्र को, अपने मित्र को हमने पत्र लिखना है और उसको बधाई देनी है। जैसे हमारा आज का विषय है, चाचा को जो जन्मदिन के ऊपर उपहार भेजा था उसने, उसके ऊपर बधाई पत्र लिखना है कि आपके चाचा ने आपको एक जन्मदिन पर तोहफा भेजा, वो तोहफा आपको बहुत अच्छा लगा और अब चाचा को थैंक यू बोलना है, बधाई के लिए पत्र लिखना है। अपने संबंधियों को, जैसे कि हम लिखेंगे आज संबंधियों में चाचा को पत्र लिखेंगे। दूसरा हमारा होता है प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट। जब हम प्रिंसिपल सर को यानी प्रधानाचार्य को, किसी सरकारी अधिकारी को, किसी मंत्री को, किसी पद नाम वाले व्यक्ति को, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो बिजली कर्मचारी भी हो सकता है, तो जो किसी अधिकारी को लिखा जाएगा प्रार्थना पत्र, क्योंकि उसमें हम प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा कोई ना कोई काम होगा। जबकि ऊपर वाले में हम केवल हालचाल जानने के लिए, बधाई, दुख सुख बांटने के लिए पत्र लिख सकते हैं। तीसरा हमारा व्यापारिक पत्र, यानी व्यापार संबंधी लेन देन, माल मंगवाने के लिए, माल भेजने के लिए, माल में कोई शिकायत आ गई, आपने पैसा मंगाना है, बकाया वसूली के लिए पत्र लिखना है। तो इस प्रकार के कंपनियों के अधिकारियों को, मालिकों को जो है पत्र लिखे जाते हैं। अब पत्र लिखते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इनको साथ साथ लिखते चलिए या नोट कर लीजिए, ताकि आपको पत्र लिखते वक्त आसानी हो। यहां हम लिख रहे हैं आवश्यक बातें। आवश्यक बातें। सबसे जरूरी अहम बात क्या होती है पत्र में? संक्षिप्त रूप। पत्र का रूप कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, यानी छोटा। ज्यादा बड़ा पत्र नहीं लिखना चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय को ही शामिल करें। मुख्य विषय, जो बात आपने कहनी है पत्र में वही लिखें, उसमें बेकार की बातें और उसको अनावश्यक विस्तार देने की जरूरत नहीं होती। यानी कि पत्र में टू द पॉइंट बात करनी है, गैर जरूरी बातें उसमें नहीं करनी। फिर क्या विशेषता होती है अगली उसकी? छोटे वाक्य। पत्र में ऐसे लंबे चौड़े वाक्य नहीं लिखने चाहिए
जो समझ में ना आए। नहीं बन रही है। तो ऐसे वाक्य नहीं लिखने चाहिए जो समझ में ना आए। तीसरा होता है हमारा शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी सदाचार का पालन करना है। रिस्पेक्टिव वर्ड, संबोधन शब्द जिनको बोलते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? संबोधन शब्द, संबोधन शब्दों का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। जैसे पिताजी के साथ लगाते हैं पूज्य पिताजी, पूजनीय, महोदय, आदरणीय। तो ये शब्द शिष्टाचारों का हमने पालन करना है। श्रीमान, श्रीमती, इन चीजों का पालन करना है। और प्रेषण से पूर्व अशुद्धि जांच, प्रेषण से पूर्व, प्रेषण यानी भेजना। तो पत्र को भेजने से पहले एक बार उसको पूरा पढ़कर उसकी गलतियों की जो है जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। कई बार हम जल्दबाजी में या पत्र को ध्यान से नहीं लिखते और एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए आखिर में भेजने से पूर्व कि हमने क्या लिखा है, कुछ छूट तो नहीं गया। इस तरह से इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पत्र और भी अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं बच्चों पत्र के मुख्य अंगों की। अंग यानी स्टेप, कि किन स्टेप्स को फॉलो करके सीक्वेंस में हमने पत्र लिखना है। पहला, भेजने वाले का ये है हमारे मुख्य अंग पत्र के, जिसमें पहला क्या है? भेजने वाले का पता। फिर क्या आएगा इसके बाद? दिनांक। भेजने वाले का पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? पत्र पाने वाले का संबोधन। पत्र पाने वाले का संबोधन। संबोधन यानी उसको किस नाम से बुलाना है। पिताजी को लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी। अध्यापक को लिख रहे हैं तो माननीय, महोदय। इस प्रकार पत्र पाने वाले का यानी कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो कौन है? पत्र पाने वाला, जिसको कहते हैं प्रापक। और पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक। प्रेषक क्या होता है बच्चों? पत्र भेजने वाला। अगर आप पत्र लिख रहे हो तो पत्र आप प्रेषक हो और जिसको लिख रहे हो वो क्या है? प्रापक है। उसके बाद पत्र का विषय। इसको मेंशन करना भी जरूरी होता है कि पत्र का विषय क्या है, आप किस लिए लिख रहे हो? फीस माफी के लिए लिख रहे हो, बधाई के लिए लिख रहे हो, कि पत्र का विषय क्या है आपका? मुख्य विषय जो है लिखना जरूरी है। उसके बाद पत्र को जब हम खत्म करते हैं, समापन शब्दावली। समापन शब्दावली, समापन यानी एंडिंग लाइंस। एंडिंग लाइंस हमारी क्या क्या होती हैं? जैसे आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद सहित, फिर मिलेंगे। इस प्रकार जो एंडिंग लाइंस हैं उनका प्रयोग करना भी जरूरी होता है ताकि हमें पता चले कि पत्र खत्म हो चुका है। उसके बाद प्रापक का नाम व पूर्ण पता। पत्र कहाँ भेज रहे हैं, किसे भेज रहे हैं, अंत में उसका नाम और पता लिखेंगे, तभी तो उस पते पर पत्र जाएगा। तो इन अंगों को हम सीक्वेंस में यानी कि क्रमबद्ध रूप से फॉलो करेंगे। जो आवश्यक बातें थी इससे पूर्व मैंने लिखी उनका ध्यान रखेंगे,
3 प्रकार के पत्र होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत, प्रार्थना और व्यावसायिक। आज हम व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत एक उदाहरण करेंगे कि आपने अपने चाचा जी को पत्र लिखना है और उसमें उनको धन्यवाद बोलना है, आपके लिए उन्होंने एक अच्छा सा जन्मदिन का तोहफा भेजा था। तो देखते हैं एक उदाहरण पत्र। तो देखिए बच्चों, हमारा जो आज का विषय है, चाचा जी को जन्मदिन पर उपहार भेजने पर बधाई पत्र। आपका जन्मदिन था, आपके चाचा ने आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा, एक घड़ी भेजी और आपको वो बहुत अच्छी लगी। उसके लिए आपने अपने चाचा को धन्यवाद पत्र लिखना है। तो किस तरह से शुरू करेंगे? जो हमने अंग बताए थे पत्र के, उस हिसाब से परीक्षा भवन का खग। यहाँ कोई भी पता हो सकता है, परंतु आमतौर पर हम क्या लेते हैं, ताकि सबका एक जैसा हो, सामान्य सा पत्र लगे। परीक्षा भवन का खग, ये किसका पता है? आपका, लिखने वाले का, आप जो लिख रहे हो। नई दिल्ली, यहाँ इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। फिर मैंने बताया था अगले कंटेंट में क्या था, दिनांक। ये दिनांक यहाँ पर डैश छोड़ा गया है। एडवांस की कोई भी तिथि पत्र में नहीं लिखी जाएगी। एडवांस की कोई भी तिथि यहाँ इसके बीच में आ सकती है कि मैं इस तारीख को मिलने आऊँगा, हफ्ते बाद, महीने बाद की कोई तिथि, लेकिन यहाँ पर अग्रिम तिथि नहीं आएगी। या तो पहले की तिथि आएगी या करंट की, जो जिस तारीख में आप पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ 2020, क्योंकि 10 तारीख जा चुकी है, 10 जुलाई 2021 नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? 20 या उससे पहले की तिथि। अब चाचा का संबोधन शब्द क्या कहकर बुलाएंगे? आदरणीय चाचा जी। आदरणीय की जगह आप पूजनीय भी लिख सकते हो। आदरणीय चाचा जी। उसके बाद नमस्कार। आपने चाचा को नमस्कार किया है। आप अपने दादा को, पिता को लिख रहे हो, तो यहाँ चरण स्पर्श भी लिख सकते हो। यहाँ चाचा जी को भी चरण स्पर्श भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। कुशल मंगल यानी ठीक ठाक, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सबसे पहले पत्र में क्या पूछी जाती है? अपनी राजी खुशी। हम ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। जैसे हम फोन पे करते हैं ना, हेलो कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो ये चीज़ें पत्र में भी हम पहली लाइन में लिख देते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। लेकिन ये केवल व्यक्तिगत पत्र में होगा, प्रार्थना पत्र में नहीं होगा। जब आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, किसी सरकारी अधिकारी को लिख रहे हैं, तब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखी जाती। तो आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। चाचा जी, आप पिछले सप्ताह मेरे जन्मदिन पर नहीं आए, मुझे बहुत बुरा लगा। थोड़ा सा एक बार निराशा हुई, किंतु आप बहुत व्यस्त थे, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। लेकिन इतना व्यस्त होने के बाद भी आपने मुझे एक सुंदर तोहफा भेजा, यानी कि आप बिजी होने के बाद भी मुझे नहीं भूले, मेरे लिए एक तोहफा भेजना नहीं भूले। तो क्या लिखा? आप पिछले सप्ताह मेरे जन्मदिन पर नहीं आ सके, यह देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई, परंतु आप व्यस्त थे और इतने व्यस्त होने के बाद भी आपने मेरे लिए उपहार भेजना नहीं भूले। मतलब आपने तोहफा भेजना नहीं भूला। आपने, मेरा जन्मदिन याद था आपको, आप किसी काम से बिजी हो गए इसलिए नहीं आ सके। किंतु कोई बात नहीं, आपने जो तोहफा भेजा वो एक सुंदर घड़ी थी और बहुत ही पसंद आई मुझे, मेरे दोस्तों को। आपका यह अमूल्य उपहार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और साथ में एक बात और कह रहा है कि चाचा जी, इस सुंदर उपहार के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार आप मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। चाची जी को मेरा प्रणाम। इस बार आप बिजी थे, नहीं आए, तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस उपहार के लिए धन्यवाद, अगली बार आप मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। चाची जी को मेरा प्रणाम। तो ये जो
समापन शब्द मैंने बोला था वो, और उसके बाद तुम्हारा प्यारा भतीजा लिखने वाला। पत्र को बंद करके जब हम चिपका देते हैं, उसके ऊपर हम लिखेंगे अपने चाचा जी का एड्रेस, जिसको हमने ये पत्र भेजना है। कई बार नीचे कोने में भी वो एड्रेस लिख दिया जाता है, यहां पर पत्र के अंदर भी, किंतु उसको विशेष रूप से भेजना है जिसके पास प्रापक जो है उसका पता बाहर लिखा जाएगा, यहां कोने में भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा पत्र लेखन का उदाहरण कि जन्मदिन पर आपके चाचा ने तोहफा भेजा और उसके लिए आपने बधाई दी। आशा करता हूं बच्चों आपने इसको ध्यानपूर्वक देखा होगा वीडियो को, और आप व्याकरण पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को भी पढ़िए। इससे संबंधित कोई भी समस्या जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।